दोस्तों, आज हम डिफरेंसेस देखेंगे, एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में। इसके लिए मैंने 3 बुक्स का सहारा लिया है। रिच डैड, पुअर डैड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऑन DE मिथ रिविजिटेड। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट वाले लोगों में यह है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे लाके दें, और उसके बाद सारी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में रहता था जहां पर 6 या 7 घर थे। वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करे गए थे, काफी खूबसूरत। उन सब घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था और वो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर के थे। जहां पे मैं रहता था वहां पे सिर्फ अंकल और आंटी थे, और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे एज अ प्रोफेसर, और इसीलिए उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा था वो बहुत ज्यादा रिच हैं। उनकी कार से लेके इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट थी। मैं उनके फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी। पैसों के रिगार्डिंग कोई भी एक्सेस खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार मैं अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, बहुत कंजूस है, कार भी नॉर्मल सी रखी है, एक ही फ्लोर बनाया है, इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं पैसे खर्च ही नहीं। थोड़े महीनों के बाद मैं वहां से शिफ्ट हो गया था तो एक बार मुझे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है PG के लिए तो हमारे पास यहां पे वैकेंसी है, आप रिकमेंड कर दीजिएगा। मैंने कहा, ओके अंकल। लेकिन मुझे यह बात अजीब लगी कि उन्होंने अगले ही दिन मुझे दोबारा कॉल कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने किसी फ्रेंड से पूछा? तो मैंने कहा, हां, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका PG काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा कि वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उनकी दोबारा कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें यहां पे भेज दीजिए। लेकिन एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्राइस भी ज्यादा था और वो वहां नहीं गए। जब मैंने ये पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड की थ्योरी के साथ कंपेयर किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वंस सिर्फ वहां पे एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका एक फ्लोर बना हुआ था, और एक 1.5 साल के बाद वही घर उस पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा था। उन्होंने 3 फ्लोर्स बना दिए थे और वो बहुत ही सुंदर बनाया था। सेकंड अंकल ने संगीत में बहस भी होती थी। और दोस्तों, पुअर मेंटालिटी वाले लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। सैलरी फंडिंग 1000 होगी लेकिन iPhone 7 का ले लेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन पे ले लेंगे, 10-8 हज़ की जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग इस चीज को एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और तभी उसके लिए पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ किम क्यूसाकी की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज्यादा उधार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इंप्रूव करें, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा इनकी मंथली लोन इंस्टॉलमेंट्स थी जो इन्हें देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% पर हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोगों से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि ये जानते थे अगर यह पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो यह कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव करे हुए पैसों से ही
बाकी इन्वेस्टमेंट्स करी और फाइनली मिलियनेयर बन गए। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले सारा अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम उसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम बेस पर है, पर हाँ, हमेशा सेव करो। अब ऑब्वियस सिर्फ सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी, उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा लॉजिकली, लेकिन यह फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है अमीरी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इंप्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पन द 100 के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती? कभी भी संगीत क्लास मेंटालिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, और वह आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं और टीवी देख के अपने को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। वैसे ही कहीं मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आके आराम से सीरियल्स देखते हैं। नई चीजें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग यह जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी भर इंप्रूव करते रहनी है। नई चीजें सीखना उनका पैशन है। यह चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जाम्पल लें तो वह Microsoft.com में डालते हैं। यह एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं, जिससे वह पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम्स में इनकी फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी ये मेंटालिटी होती है, भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता, मैं इसी जॉब में रहूंगा। अब क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में ग्रो करेगी, जिसका मतलब यह है कि अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे बचाने के माइंडसेट में हम हर चीज से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी जिंदगी इसी स्किल को इंप्रूव करते रहेंगे।